सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आहे. मला वेळ द्या आणि स्वतःबरोबर आपल्या मुलाबाळांना देखील तितकाच वेळ द्या आणि आयुष्य हे आनंदाने कसं भरून निघेल ते तुम्ही सर्वजण नक्कीच अनुभवाल. अब हमारे अगले प्रमुख अतिथि, इनके बारे में शायद मैं जितना कहूँ, जितनी इनकी तारीफ़ करूँ वो कम ही है. क्यों? क्योंकि एक बहुत ही छोटी उम्र में बहुत बड़ी उपलब्धियों को इन्होंने हासिल किया है. आप हैं डॉक्टर अमोल अन्नदाते, एक जाने माने पीडियाट्रिशियन, लेखक एवं वक्ता, एक बाल रोग विशेषज्ञ, नियोनेटोलॉजिस्ट एवं चिकित्सा क्षेत्र में उद्यमी रहे डॉक्टर अमोल अन्नदाते एक बहुत ही बेहतरीन लेखक एवं वक्ता हैं. आनंद चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना डॉक्टर अमोल जी ने की है, जिनमें से 3 कॉलेजेस हैं, नर्सिंग, फार्मेसी और फिजियोथेरेपी. देखिए, इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धियां, ये अपने आप में एक बहुत ही शानदार ऐसी बात है. इतना ही नहीं, कई सामाजिक मुद्दों पर सर पत्रकारिता और लेखन भी करते हैं. इनकी लिखी हुई कई किताबें हैं जो फेमस हैं, जानी मानी हैं, पर एक अंग्रेज़ी किताब जिसका नाम है इट्स हाई टाइम वी टॉक, ये काफ़ी लोकप्रिय किताब है. इतने सुपर मल्टी टैलेंटेड और मल्टी फैसिलेटेड वक्ता आज यहाँ पर मौजूद है, ये वाकई में हमारे लिए गौरवान्वित बात है. इतना सारा नॉलेज जिनके पास है, ऐसे डॉक्टर श्री अमोल जी अन्नदाते, मैं अब इनसे विनती करना चाहूँगी कि आप अपना मनोगत हम सभी से व्यक्त करें. आज इस समारोह के हीरो लेखक डॉक्टर अमित अजमेरा जी, उनके साथ उनकी सहधर्मचारिणी और सही मायने में द लेडी बिहाइंड द फंक्शन, आज के हीरो के साथ मैं कहूँगा आज की हीरोइन हमारी प्यारी पूर्वा अजमेरा दीदी, खंडवा से विशेष रूप से पधारे हुए आलोक चाचा सेठी जी. जब मैंने उनसे वार्तालाप किया, 2 मिनट उनके साथ मैं बैठा, उनके वाइब्रेशंस, उनका ऑरा मैंने महसूस किया, तो सच में मुझे आभास हुआ कि नर्मदा माई और महाकाल का संगम आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ, हमारे ऊपर बरस रहा है. हमारे लक्ष्मी पुत्र, सरस्वती पुत्र, ऐसे कॉम्बिनेशंस बहुत कम नसीब होते हैं, और आपके माँ बाप को सलाम कि उन्होंने ऐसा सपूत जन्मा है जहाँ जिनके चरणों में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों भी पानी भर रहे हैं. तो ऐसे हमारे प्यारे आलोक चाचा दुनिया को एक अलग नज़रिया दिखाने वाले, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का एक बेहतरीन फोटोग्राफर, कलाकार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मराठवाड़ा की भूमि का नाम जिन्होंने रोशन किया, ऐसे बैजू पाटिल सर. मुझे सच में इन सब कलाकारों के लिए बहुत ज़्यादा मेरे मन में एक अभिमान है, रिस्पेक्ट है, क्योंकि मैं समझता हूँ बैजू पाटिल जी कि आप जैसे कलाकार है हमारे आजू बाजू में, जो लेखक है, इसीलिए हम उसमें मशगूल रह के जो यहाँ अराजक नहीं हो रहा है इस दुनिया में, ये सिर्फ इन कलाकारों की वजह से कि हमें जीने के लिए एक पर्पस मिलता है. यहाँ उपस्थित मेरे दोस्त, मेरे सन्मित्र डॉक्टर अभय जैन जी, जो अभी भी इस प्रोग्राम के आयोजन में बाहर ही अभी तक खड़े हैं, अंदर भी नहीं आए हैं. रीना भाभी, यहाँ उपस्थित काफ़ी जो जाने माने डॉक्टर है, हमारे गुरुवर्य है डॉक्टर राजेंद्र वैद्य सर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के विभाग प्रमुख है डॉक्टर महेंद्र, डॉक्टर प्रशांत जाधव सर, और यहाँ अजमेरा कुटुंब, अमित अजमेरा जी, पूर्वा दीदी के प्यार के लिए उपस्थित जो जनपुष्प उमड़ा हुआ है, वो देख के मेरा मन बहुत भर के आया है. और हमारे साथ बेहद सुंदर हमारे आज की निवेदिका पूजा करवा जी. सच कहूँ तो मैं अभी यहाँ देखकर कोई भी जो समारोह होता है आलोक जी, उसके खुशबू होती है, उसका एक सौंदर्य होता है. मैंने पूजा करवा जी को सुंदर कहा, इसका मतलब ये नहीं, यहाँ हर किसी के चेहरे पर मुझे एक बहुत अनूठा, अनोखा, एक अलग स्वरूप का सौंदर्य नजर आता है. और क्या आपको पता है
आदमी सबसे सुंदर कब दिखता है? जब किसी एक व्यक्ति के लिए मन में बेहद प्यार की भावना से कई लोग एक साथ आते हैं तो उनके चेहरे पर एक सामूहिक सौंदर्य उमड़ आता है। और आज वही सौंदर्य मुझे आप हर किसी के चेहरे पर नजर आ रहा है। ये मैं बेहद दिल से कह रहा हूं, ये कुछ मैं लिख के लाया हूं, यहां लिखा हुआ कुछ अलग ही है। और मेरा हर प्रोग्राम में ऐसे होता है, मैं काफी तैयारी करके आता हूं, बोलता कुछ और हूं, क्योंकि मन भर आता है। और मन जब भरता है, मैं सच में पूछता हूं, मैंने अमित जी से आने के बाद पूछा, अमित भाई मैं हिंदी में बात करूं या मराठी में बात करूं? तो बोले सर आपको जो चाहिए। यहाँ आने के बाद मुझे एक समझ में आया, एक इसी संदर्भ में मैंने मेरे एक गुरुवर्य जो आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत पहुंची हुई हस्ती है, श्रीयम उनका नाम है, मध्य प्रदेश में भी आते हैं, उनसे पूछा था कि सर भगवान से बात करनी है तो कौन सी भाषा यूज करनी चाहिए? तो मुझे और ये बहुत बचपन से कि भगवान से कौन सी भाषा में बात करें, वैसे ही मुझे आज ये सवाल था कि कौन सी भाषा में बात करूं। लेकिन मुझे पता चला प्यार की कोई भाषा नहीं होती, और इसीलिए यहाँ मराठी में बात करूँ, उर्दू में करूँ, हमारी हिंदी में करूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा एक एडवांटेज लूँगा कि मैं थोड़ा सा उत्तरार्ध मेरा मराठी में बात करूँगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि आज का समारोह का जो अनूठापन है, अनोखापन है, सौंदर्य है, वो ऐसा है कि ये मैं कई अभी तक 10-15 साल में मेरी खुद की किताब के लोकार्पण समारोह से लेकर तो आज तक कई पुस्तक समारोह में या तो मैं दर्शक या गेस्ट के रूप में शामिल हो चुका हूँ। लेकिन आज का समारोह कुछ अलग मायने रखता है, और वो मायने ये है कि ये सच में माँ, माटी और मानुष का एक लोकार्पण समारोह है। माँ इसलिए क्योंकि पुस्तक हिंदी में है, जो हमारी भारत माता की एक राष्ट्रभाषा है। माटी इसलिए क्योंकि चाहे हमारे माँ की, जैसे हम बड़ी माँ, बड़ी पापा कहते हैं, हमारी बड़ी माँ अगर भारत माता है तो हमारी माँ फिर भी जिस मिट्टी में हम मिलने वाले हैं वो तो महाराष्ट्र की मिट्टी है। इसीलिए मराठीपण जे आहे ते पण याच्यामध्ये त्याचा सुवासही, त्या मराठी मातीचा सुवासही मला या कार्यक्रमात आज येतोय। आणि मानुष इसलिए, मानुष ये कोई साधारण शब्द नहीं है। मानुष ये शब्द आलोक जी जानते होंगे, जैसे बाप ये शब्द बहुत अलग है, वडील आणि बाप याच्यामध्ये खूप वेगळं अंतर असतं। वडिलाचा बाप व्हायला खूप वेळ लागतो, तसं मानुष, हा माणूस, ये व्यक्ति पीर बाभुळगाव नाम के एक छोटे से एक ग्राम है हमारे वैजापुर तहसील में, जहां मैं रहता हूं, वहीं का एक ग्राम है, उससे मिट्टी से जुड़े हुए एक कलाकार की, एक डेंटिस्ट की, एक डॉक्टर की, एक लेखक की ये कलाकृति आज हमारे सामने है। और एक बात मुझे यहाँ बहुत अच्छी लगी कि पहला मैं अमित जी से बात कर रहा था कि जो पहला हमारा पुस्तक होता है उसके लोकार्पण समारोह का आनंद वो कुछ अलग ही है। लेकिन जो प्रसव वेदना होती है, जब बच्चा जन्म लेता है, वो प्रसव वेदना सहने का जो वरदान है वो पुरुष को नहीं है, वो सिर्फ स्त्री को है। और वो प्रसव वेदना जो अभी हम जब दिया लगा रहे थे तो आलोक चाचा ने तुरंत सबको हाथ दिए वहां, ये 2 हाथ मुझे लगता है कि एक हाथ अभय जैन का और ये प्रसव वेदना इस पुस्तक का सहने वाली हमारी पूर्वा दीदी का है। तो पहले आप उनके लिए तालियां बजाइए, नहीं तो बार बार मुझे उनका नाम लेना पड़ेगा। मैंने ये पुस्तक जब पढ़ना शुरू किया, जब इस पे बात करना था, तो मैंने अमित जी से भी पूछा कि आपने क्यों लिखा। एक है कि मैं हमेशा समझता हूं 3 लोग दुनिया में ऐसे हैं, एक जिनके सामने आदमी पूरा सरेंडर करता है, एक भगवान, दूसरा नाई और तीसरा डेंटिस्ट। क्योंकि इनके सामने आप कुछ भी नहीं, और वो दर्द और वो जरूरत इतनी ज्यादा होती है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। और मुझे लगता है कि उन्होंने, जब बच्चों ने उनके सामने दांतों के लिए जब उन्होंने मुंह खोला, जिस तरीके से मुझे लगता है कृष्ण को मुंह खोलने के बाद उसके अंदर जो उनको एक विश्व की छवि मुझे दिखाई दी, मुझे एग्जैक्टली देवकी को या यशोदा को अभी मुझे आलोक जी बताएंगे, वैसे ही मुझे लगता है कि अमित जी, इनको उनका मुंह खोलने के बाद एक अलग विश्व उसमें नजर आया। और ये कैमरामैन भी है, मुझे ये पता नहीं था कि पूर्वा दीदी ने इनको कैमरा गिफ्ट किया है, क्योंकि यूजुअली
हमारे छंद को बढ़ावा देना पत्नियां ज़्यादा पसंद नहीं करती है, उनको मालूम है कि इनको आनंद का सच्चा स्रोत पता चल गया तो ये स्रोत से वो दूर निकल जाएंगे। लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो कैमरामैन और इस सब दृष्टि की वजह से मुझे ऐसे लगता है कि एक अलग कलाकृति, उन्हें एक अलग तरीके से बच्चों के विश्व में झांकने की उन्होंने एक संधि मिली। और इसीलिए एक अलग तरीके की, क्योंकि इसका नाम भी मुझे इस बुक का मुझे एक चीज मुझे बहुत पसंद आई। इसकी जो बनावट है ये बड़ी इनफॉर्मल है। आप कोई भी किताब लेंगे, हम कोई भी प्रकाशक के पास जाते हैं तो वो उनको सर कवर ऐसा होना चाहिए, प्रिंट ऐसी होनी चाहिए, साइज ऐसा होना चाहिए, ये एक फॉर्मेट देते। लेकिन ये कोई भी फॉर्मेट में ये किताब आप देखेंगे कि बैठेगी नहीं, क्योंकि ये पेरेंटिंग समझाने का इसका जो फॉर्म है, ये पेरेंटिंग समझाने का तरीका ऐसे किसी तरीके के फॉर्म में नहीं आप बिठा सकते। और दूसरा और एक बात इस किताब के बारे में मुझे लगा कि अमित जी ने बड़े एम्पथाइज होकर, एम्पथी यानी दूसरों का दर्द, अगर कोई चप्पल किसी को काट रही है, शूज काट रहा है, तो ये कहना कि बहुत दुख हो रहा है, ये हो गई सहानुभूति, सिंपैथी। एम्पैथी हो गई कि वो चप्पल पहनना, चल के देखना, खुद के पैर को उस जूते से कटवाना और फिर कहना कि इसका क्या दुख होता है। मुझे लगता है कि ये एम्पैथी का जो एलिमेंट है ये बुक में मुझे बहुत ज़्यादा ये महसूस हुआ। और हाल ही में मैं किताब पढ़ रहा हूँ, बड़ी बढ़िया किताब है, आप हर किसी ने पढ़नी चाहिए, लस्ट फॉर लाइफ। विंसेंट वैन गॉग नाम के एक डच कलाकार थे जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी बड़ी पैशनेटली उन्होंने पेंटिंग की। मराठी अनुवाद भी आया, माधवी पुरंदरे नाम के एक लेखिका ने अनुवाद किया है। तो उसमें मैंने पढ़ा कि जब विंसेंट वैन गॉग को खान में काम करने वाले कारागिरों की उनको जब तस्वीर निकालनी थी तो 3 महीने उस खान में वो जाके रहे, उसकी वजह से वो बीमार हुए, 1-1.5 साल वो बीमार रहे, और उसके बाद उन्होंने वो कलाकृति निकाली जो आज भी अमेरिका में और विश्व भर में एक उत्कृष्ट कलाकृति के रूप में मानी जाती है। अगर विंसेंट वैन गॉग को चिड़िया के घोंसले का जब उनको चित्र निकालना था तो उन्होंने दीवार पर वो चिड़िया के घोंसले सच में चिपकाए, उसके पास वो 10-15 दिन देखते रहे और फिर उन्होंने वो चित्र निकाला। मैं ये उदाहरण विंसेंट वैन गॉग के लिए नहीं दे रहा हूं, इस किताब में मुझे वही पैशन जो महसूस होने के बाद जो मिलता है वो इसमें मुझे नजर आया। इसीलिए मैं वो उस कलाकृति के साथ इस पुस्तक की तुलना करूंगा। आता थोडंसं मराठीत येतो, म्हणजे मी थोडंसं माझं मन मोकळं होईल मातृभाषेमध्ये। मला असं वाटतं आता की आमचे म्हणजे पालकत्वाकडे, म्हणजे आधी पालकत्व मला वाटत नाही राजेंद्र वैद्य सर किंवा आलोकजी किंवा जी मागची पिढी एक जी होती की ज्यांची मुलं आता विशीत येत आहेत किंवा ज्यांची मुलांनी ॲडोलसन्सचा जो फेज आहे तो क्रॉस केला आहे, त्यांना पालकत्व शिकायचं किंवा कोणीतरी पालकत्वाबद्दल सांगायचं अशी काही गरज फार वाटली नाही। पण आजचा काळ तसा नाहीये। आजचा काळ हा खरंच पालकत्व शिकण्याचा, आवर्जून आमच्या इंडियन अकॅडमी ऑफ पीडियाट्रिक्समध्ये पण पॅरेंटिंगवर बरेच मॉड्यूल्स हे सगळं सतत शिक्षण सुरू असतं। तर हे शिकण्याची गरज आज आहे। याचं कारण मला सगळ्यात महत्त्वाचं वाटतं की आमची पिढी जी आहे, तुम्हाला असं दिसेल म्हणजे बरेच सिनियर्सही आहेत की 40शी मध्ये आम्ही पालक जस्ट 40शी टच करतोय किंवा त्याच्या आजूबाजूला आहोत आणि आमची मुलं अजून खूप लहान आहेत, असे खूप मोठ्या प्रमाणावरती आज तुम्हाला समूह दिसेल। आणि झालंय काय, 25शीत 30शीत जे पालक झाले होते त्यांचे आयुष्याबद्दल जे व्ह्यूज जे होते, जे त्यांची मतं होती ती एवढी रिजिड झालेली नव्हती। आम्ही मात्र आज या 40शीच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचेपर्यंत आमची काही मतं तयार झालेली आहेत। आम्ही खूप जजमेंटल झालोय, आम्हाला अशाच गोष्टी हव्या आहेत। त्यामुळे मला असं वाटतं की आमच्या पिढीला याचं शिक्षण गरजेचं आहे। दुसरा एक मला वाटतं ह्या पिढीचा पालकत्वाचा सगळ्यात मोठा चॅलेंज, आलोकजीच्या किंवा इथले जे आमच्या ह्या समोर मला आजी दिसत आहेत, त्यांच्या काळामध्ये एवढी समृद्धी आजूबाजूला नव्हती, एवढा अबंडन्स नव्हता, एवढं प्रत्येक गोष्ट मुलांच्या पुढ्यात जे म्हणेल ते कल्पवृक्ष सारखे आईवडील आणि त्यांनी फक्त मागायचं आणि आईवडिलांनी त्यांच्या पुढ्यात ठेवायचं असे दिवस तेव्हा नव्हते। पण या समृद्धीने आणि या प्रॉस्पेरिटीने, या सुखाने, या श्रीमंतीने आनंद निर्माण झाला का? कधीच नाही होऊ शकत।
आलोक जी, आप मुझे बताइए, सुख, समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी ये आनंद के कारक हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते. मला खूप एक छान वाक्य आठवतं, मला वाटतं पु ल देशपांडेंचं आहे की कोणाचं आहे माहित नाही, एक इतकं सुंदर वाक्य आहे की लहानपणी आम्ही एवढे आनंदात होतो की आम्हाला माहितीच नव्हतं की आम्ही गरीब आहोत. आता नेमकं पुलंच आहे मला वाटतं, आता नेमकं याच्या उलट घडताना दिसतंय. बेफाम श्रीमंती, समृद्धी, पण तो आनंद जो आहे, तो बालपणाचा जो आनंद होता, त्या तीन ज्या म्हणजे आमच्या काळामध्ये त्या मला वाटतं तेव्हाही 20-25 पैशाला, आमचा काळ म्हणजे मी लहान आहे अजून, खूप जुना काळ नाहीये, पण मला वाटतं 90च्या दशकामध्ये त्या 3 संत्र्याच्या गोळ्या मिळायच्या आणि त्या काय 10-20 पैशाला यायच्या, किंवा ते 10 पोंगे असे हातामध्ये लावून ते खाण्यात, म्हणजे त्याच्यात जो स्कार्सिटी व्हॅल्यू होती आजच्या बिझनेसच्या भाषेमध्ये, खूप स्कार्सिटी असायची. म्हणजे ते कधीतरी ते पोंगे असे 10 हातात पोंगे लावणं म्हणजे तो वर्गामध्ये तो मुलगा बाहुबली असायचा त्या दिवशी. आज असं होताना दिसत नाही. तो स्कार्सिटी मधून काहीतरी छोटंसं मिळण्याचा जो आनंद आहे. म्हणून मला असं वाटतं की आजच्या पिढीमध्ये आम्हाला कर्तृत्ववान मुलं घडवण्याची मुळीच गरज नाही, आम्हाला हुशार मुलं घडवण्याची गरज नाही, आम्हाला होतकरू मुलं घडवण्याची गरज नाही. आम्हाला फक्त आयुष्याच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत आनंदी राहणारी एक मुलं घडवण्याची मात्र आज आम्हाला गरज आहे. हे खूप मोठं चॅलेंज आहे. कारण मी सांगितल्याप्रमाणे एक लक्षात ठेवा, एक आमचे टीचर, मला त्या वाक्याची इतकी भीती वाटते. वैजापूरच्या शाळेतले आमचे टीचर नेहमी म्हणायचे की वैभवाच्या वाटा या विनाशाकडे वळत असतात. मला त्या वाक्याची एवढी भीती वाटते, रोज भीती वाटते मला या वाक्याची. जर हा वैभवाकडून आपल्याला, आपण समृद्धी महामार्ग म्हणतो, पण मला वाटतं की समृद्धी आणि सुख याचा महामार्ग जर आपल्याला जोडायचा असेल, वैभवाच्या वाटा आपल्याला विनाशाच्या ऐवजी एका उच्चतम आनंदाकडे, एका उच्चतम आध्यात्मिक आनंदाकडे, आत्मिक आनंदाकडे आणि आयुष्याचं खरं हेतू आपल्या मुलांना दाखवण्याकडे जर आपल्याला न्यायचा असेल, तर तो समृद्धी महामार्ग हा सुजाण पालकत्वाचा असणार आहे. आणि मला असं वाटतं की त्या समृद्धी महामार्गाचा एक वाटाड्या हे पुस्तक नक्कीच होऊ शकतं. माझ्या भाषणाच्या मी शेवटाकडे येतो. मला नेहमी प्रश्न पडतो एक पालक म्हणून की पालकांनी मित्र व्हायचं, काय व्हायचं, मैत्रीण व्हायचं, भाऊ व्हायचं, काय एक्झॅक्टली व्हायचं? खरंच मुलांना मित्र हवा असतो का पालकांमध्ये? मला कधी कधी असं वाटतं की नाही, मुलांना आई वडीलच हवे असतात. मुलांना आई वडील हवं असतात. एक झाड हवं असतं जे सावली देत राहील आणि त्यांना हवं तेव्हा ते त्या झाडाखाली येऊन उभे राहू शकतात. मला वाटतं की पालकत्व, मुलं हे इन्व्हेस्टमेंट, LICची इन्व्हेस्टमेंट पॉलिसी नाही होऊ शकत जी तुम्हाला फिक्स रिटर्न्स देत राहील किंवा जी एका पॉइंटला 100% मॅच्युअर होईल. हे नाही होणार, असं हे नाही आहे शक्य. म्हणजे परवा एका आमच्या उपक्रमासाठी, म्हणजे इथे बरेच मला वाटतं बिझनेसमन आहेत, बरेच मारवाडी आपले जैन समुदाय आहे, म्हणून त्यांच्या भाषेतलं एक उदाहरण मला काल परवा आमची एका आपण त्याला काय म्हणतो, स्टार्टअप सेट करून देणाऱ्या एका माणसाबरोबर मीटिंग झाली. तर तो आम्हाला सांगत होता की सर, आम्ही तुम्हाला हँड होल्डिंग करू. मला हा शब्द खूप आवडता. आम्ही तुम्हाला हँड होल्डिंग करू, आम्ही तुम्हाला गाईड करू, आणि तुमचा ब्रेक इव्हन आला किंवा तुमचं प्रॉफिट जर सुरू झालं, तिथे तुम्ही म्हणत असाल तेव्हा आम्ही तुमचं हँड होल्डिंग रिलीज करू. मला वाटतं एक्झॅक्ट पालकत्वाची जी डेफिनिशन आहे त्या स्टार्टअपवाल्यांनी मला समजून सांगितली. फक्त हँड होल्डिंग करूया मुलांची, त्यांच्या आयुष्यातला ब्रेक इव्हन येऊ द्या, थोडंसं प्रॉफिट शेअरिंग, त्यांच्या आनंदाचं आयुष्याचं त्यांचं आयुष्य झालं आणि ते म्हणतील त्यावेळेला ते हँड होल्डिंग सोडण्याची तयारी. मला असं वाटतं की पालकत्व हे आर्ट ऑफ लिव्हिंग, LIVING पेक्षा आर्ट ऑफ लिव्हिंग, LEAVING याची जास्त मोठी कला आहे. याच नोटवर मला वाटतं की मी बराच वेळ घेतला, कारण मी बराच भावूक झालो हा सगळा आजचा कार्यक्रम बघून, आजचा सोहळा बघून. म्हणून मीही ही मला वाटतं याच पॉईंटला आर्ट ऑफ लिव्हिंगची मी प्रॅक्टिस करतो. तुमच्या सगळ्यांची रजा घेतो. इतकी छान संधी तुम्ही, म्हणजे इतके छान श्रोते, इतके अटेंटिव्हली श्रोते जर असतील तर वक्त्यासाठी पण ती एक खूप मोठा एक तो सुवर्ण दुग्ध शर्करा योग असतो.
म्हणून तुम्हा सर्वांचे मी आभार मानतो. अजमेरा कुटुंबाने मला इथे आज बुलावलं. आप सबने मुझे यहाँ बुलाया, इस लायक समझा कि यहाँ मैं आकर कुछ 4 शब्द बोल सकूँ, गुफ्तगू कर सकूँ. इसीलिए मैं आप सभी का, अजमेरा कुटुंब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ.